हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। टेस्ट नंबर आपका 16 है। 15 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपी पीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, आरएस हो या फिर यूके पीसीएस हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज से आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहले बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जब भी वीडियो आए तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, बहुत सारे लोग जो है कि हमें मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि इन सब का सारे वीडियो कहाँ मिलेगा। जो यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज है उसका सारे वीडियो कहाँ मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें जो है कि यूपी पीसीएस 2023 का टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 16 तक मिल जाएगा आपको। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी, तो वहाँ टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और 16 तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है, क्या कहलाती है वो? रिवर्स रेपो दर, प्रमुख उधारी दर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ब्याज की वह दर जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई जो है क्या करता है कि जो वाणिज्य बैंक है उनको अल्पावधि ऋण देता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, कि जब आरबीआई जो है कि किसी वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है तो उसको हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल इसका उल्टा, कि जब जो वाणिज्य बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक क्या करते हैं कि उनके पास कुछ अगर अतिरिक्त कोष हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि आरबीआई में जमा कर देते हैं। ठीक है, तो उस कोष पे जो आरबीआई मतलब उस कोष पे जो मतलब जिस रेट पे जो है कि वो बैंक ब्याज देता है, आरबीआई मतलब उस वाणिज्य बैंकों को, तो उसको ही हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद हो गया कि रिवर्स रेपो रेट क्या है और रेपो रेट क्या है। ठीक है, देखिए, अगर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है तो उस पर जो ब्याज मिलेगा वो रेपो रेट है। अगर जो वाणिज्य बैंक है वो आरबीआई को अपना जो है कि जो कोष है, अतिरिक्त कोष है, वो उसमें जमा करते हैं और उस पर जो रेट मिलेगा तो वो बोलेंगे हम रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? गेहूं और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट, धान और कपास। देखिए, बात की जा रही है गंगा के निचले मैदान की। ठीक है, जो गंगा का निचला मैदान है उसकी यह विशेषता है कि वहाँ पे वर्ष भर जो है कि जलवायु उच्च तापमान के साथ जो है कि आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त फसल है आपका धान एवं जूट। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, गंगा का जो निचला मैदान है वो कौन सा है, कौन सा भाग आता है? तो गंगा का निचला मैदान के अंतर्गत जो है कि आता है आपका पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु जो है कि मतलब ये दशा जो है कि रहता है, और ये जो दशा है वो धान एवं जूट के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक है, तो ये होगा आपका सी ऑप्शन। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं पूछे जा रहे हैं। देखिए, यदि किसी महासागर का जो पादप प्लवक है वो किसी कारण बस क्या होता है, पूर्णतया नष्ट हो जाता है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए पादप प्लवक होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें पादप प्लवक की, तो पादप प्लवक जो है कि बहुत छोटे छोटे जलीय ये पौधे होते हैं। ठीक है, जो तालाब हुआ या झील हुआ, नदी हुआ या सागर हुआ, इसमें जो है कि पानी की जो सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं उसको ही हम पादप प्लवक कहते हैं। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कि पादप प्लवक अगर किसी कारण बस पूर्णतया नष्ट हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही है। और महासागर की जो खाद्य श्रृंखला है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अगर पादप प्लवक किसी कारण बस जो है कि पूर्णतया नष्ट हो जाए तो ये दोनों सही है, एक और दो दोनों। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि एक और दो दोनों पे मतलब ये प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
पृथ्वी के अतिरिक्त भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? बी गुटेनबर्ग, रॉबर्ट मेलेट, एच.एट. रीड, सी.एफ. रिच्टर। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण जो है कि भूकंप आते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन जो है कि संबंधित है एच.एफ. रीड का जो प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत है उसका वर्णन किया गया है, मतलब इन सब चीजों का उसमें। ठीक है, देखिए सभी बड़े भूकंप जो है ना वो भ्रंश क्रिया देखी जाती है। सभी बड़े भूकंपों में भ्रंश क्रिया देखी जाती है और भ्रंश रेखाओं पर उत्पन्न होने वाला भूकंप उन्हीं क्षेत्र में आते हैं जहां की मतलब जो भूगर्भीय चट्टानें संतुलित नहीं होती है। ठीक है, जहां की भूगर्भीय चट्टानें संतुलित नहीं होती है वहीं पे मतलब उन्हीं क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्र को हम दुर्बल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है कि एच.एफ. रीड के जो इनका प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत है उसमें वर्णन किया गया है। अभिनति का निर्माण निम्नलिखित में से किस गति द्वारा होता है? तनावमूलक गति, भू परिभ्रमण, भू चक्रमण, संपीड़न गति। पूछा जा रहा है कि अभिनति का निर्माण जो है कि निम्नलिखित में से किस गति द्वारा होता है? तो किस गति के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका संपीड़न गति के द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए संपीड़न गति द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे हम अभिनति कहते हैं। और ये वास्तव में देखा जाए तो अभिनति नीचे की तरफ मुड़े हुए वलन का ही रूप होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका संपीड़न गति, डी ऑप्शन। मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है। प्रायद्वीपीय पठार से, हिमालय श्रेणियों से, अरावली श्रेणियों से, अराकान श्रेणियों से। देखिए मेघालय की जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं ये संरचनात्मक दृष्टि से किससे संबंधित है? ये तो देखिए ये संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेघालय की पठार की जो चट्टान है वो छोटा नागपुर की पठार की चट्टानों से सम्मिलित रखती है। ठीक है, ये जो है कि जो छोटा नागपुर का पठार का चट्टान है उससे समानता रखती हैं मेघालय की पठार की चट्टानें। देखिए प्रारंभ में जो है ना कि ये पठार जो है कि मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था, मतलब ये पठार जो है कि मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी का निर्माण के समय ये क्या हुआ कि मुख्य पठार से ये अलग हो गया। बंगाल की खाड़ी के निर्माण के टाइम जो है कि ये मुख्य पठार से ये अलग हुआ, इसलिए जो है कि ये पहाड़ियां संरचनात्मक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार से ये संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस कहां पर है? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, इटावा में। देखिए उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ये कहां पे है? तो ये है आपका इटावा में, डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये 2016 में इसकी स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार विधेयक के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 2016 में। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ये है आपका इटावा में। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचरित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? हाइब्रिड, क्लोन, फ्रैगमेंट, वेक्टर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचरित करने वाले जो जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं वेक्टर। डी ऑप्शन आपका सही है। मियादी ज्वर किस कारण होता है? वायरस, फफूंद, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। मियादी ज्वर किस कारण से होता है? ये देखिए मियादी ज्वर टाइफाइड, आप लोग आम बोलचाल भाषा में मतलब टाइफाइड बोलते हैं मियादी ज्वर को। ठीक है, और सबको पता है ये चीज़ें कि टाइफाइड फीवर काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, लेकिन ये किस कारण होता है? तो ये होता है आपका जीवाणु के कारण। सी ऑप्शन आपका सही है। जोंगसोंग चोटी किस भारतीय राज्य में है? सिक्किम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, कश्मीर में। जोंगसोंग चोटी ये कहाँ पे है भारत के राज्य में? तो देखिए ये जोंगसोंग चोटी जो है ना ये भारत, नेपाल और तिब्बत त्रिबिंदु जहां पर तीनों देश मिलते हैं ना वहीं पे है ये। कहाँ पे? तो सिक्किम में। ठीक है, जोंगसोंग चोटी। ऑटिज्म एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। किस रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है? लाल, नीला, काला, हरा। देखिए बात की जा रही है कि ऑटिज्म की, यह एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। ये किस रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है? तो ये माना गया है नीला रंग को। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें ऑटिज्म की
तो ऑटिज्म को जो है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है कि विकास संबंधी गड़बड़ी है। देखिए इसमें क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति को जो कि बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में जो मेल जोल होता है बनाए रखने में काफ़ी परेशानी होती है। देखिए इनका दिमाग जो है कि थोड़ा मतलब और बच्चों से ये अलग तरीके से इनका काम करता है जिनको ऑटिज्म डिसऑर्डर रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। शाहजहां के काल में कौन सा फ्रांसीसी वैद्य भारत आया था? वर्नियर, मनुची, टेरी, ट्रेवनियर। देखिए शाहजहां के काल में कौन सा फ्रांसीसी वैद्य भारत आया था? वो आया था आपका वर्नियर। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए फ्रांसीसी एक चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक था ये, और एक ये इतिहासकार था। और इसने जो है कि 1656 ईस्वी में भारत आया था और उस समय जो है कि शाहजहां का कार्यकाल था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? तो प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है आपका डीएनए। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए कभी कभी जो है कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो डीएनए मतलब कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कई बार जो है कि ओनली फुल फॉर्म ही पूछ देता है ऑनलाइन क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैकक्लिंटॉफ, कॉर्नबर्ग, नोर्डिम, लियोनार्डो डी विंसी। देखिए जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? देखिए जंपिंग जीन को जो है कि ट्रांसपोजन या फिर प्लॉमान जीन भी कहते हैं। देखिए जंपिंग जीन का मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं आप कि ये जो है कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब बदल लेता है ये, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जो है कि ये बदल लेते हैं, तो इस वजह से इसको जंपिंग जीन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है कि इसकी खोज जो है कि मैकक्लिंटॉफ के द्वारा किया गया था। किसमें? तो मक्का में, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पैरों में मोच स्नायु के टूटने के कारण होती है। कंडरा केवल कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। अस्थि में सबसे अधिक मैग्नीशियम के फास्फेट पाए जाते हैं और स्नायु एवं कंडराएं संयोजी उत्तक है। इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। देखिए पैरों में मोच स्नायु के टूटने के कारण होती है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। कंडरा केवल कोलेजन तंतुओं से बनी होती है, ये भी आपका सही है। अस्थि में सबसे अधिक मैग्नीशियम के फास्फेट पाए जाते हैं। अस्थि मतलब कि हड्डियों में सबसे अधिक मैग्नीशियम के फास्फेट पाए जाते हैं। देखिए अस्थि में सबसे अधिक जो कि लवण कैल्शियम फास्फेट होते हैं, ठीक है। और जबकि अस्थि का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत है। स्नायु एक कंडराय संयोजी उत्तक है, ये भी आपका सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य है आपका सी वाला, ठीक है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। पेशी उत्तक भ्रूण की मीसोडर्म स्तर से बनते हैं। मनुष्य के कुल पेशियों की संख्या 639 होती है। पिंडवन क्रिया कुछ कवक व कुछ जीवाणुओं द्वारा होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए इसमें सत्य कथन पूछा जा रहा है कि पेशी उत्तक भ्रूण के मीसोडर्म स्तर से बनते हैं, बिल्कुल सही है। मनुष्य में कुल पेशियों की संख्या 639 होती है, ये भी सही है। पिंडवन क्रिया कुछ कवक व कुछ जीवाणुओं के द्वारा होती है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। गलत क्यों की पहचान कीजिए। अंतःस्राव, पेलियोटोलॉजी, सूजननिकी, यूजेनिक्स, पक्षी, ऑर्निथोलॉजी, वंशागति, जेनेटिक्स। देखिए इसमें गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। अंतःस्राव, अगर हम बात करें अंतःस्राव की, तो अंतःस्राव का अध्ययन जो है कि कहाँ किया जाता है? एट्रोटाइनोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। ये जो है कि पेलियोटोलॉजी में नहीं किया जाता है। देखिए पेलियोटोलॉजी में आपका जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अंतःस्राव का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? तो एड्रोटाइनोलॉजी में किया जाता है। और पेलियोटोलॉजी का किस में किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है इसमें। सूजननिकी, इसको जो है कि यूजेनिक्स में किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन जो है कि ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। और वंशागति का अध्ययन जो है कि जेनेटिक्स में किया जाता है। तो ये गलत युग्म है आपका ए ऑप्शन।
सत्य कथन की पहचान कीजिए। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है और अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि सत्य कथन की पहचान करना है आपको, ठीक है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, बिल्कुल सही कि गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र सही नहीं होता है। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ठीक है, ये भी सही है। और अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। मक्का, ज्वार तथा गन्ने में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? स्तंभ मूल जड़ें, अवस्तंभ मूल जड़ें, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बात की जा रही है मक्का, ज्वार तथा गन्ने की। इसमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है अवस्थंभ मूल जड़ें। अवस्तंभ मूल जड़ें पाई जाती है मक्का, ज्वार और गन्ने में। देखिए अगर हम बात करें स्तंभ मूल जड़ें, तो ये किस में पाई जाती हैं? तो ये जो बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जो जड़ें होती हैं ना, उसमें ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन, प्लेटीहेलमिंथी, सिलेट्रेटा, इनमें से कोई नहीं। देखिए भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जो जीवाणु होता है वो कौन सा है? तो वो है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। ये ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भूमध्य रेखीय, मानसून, गल्फ स्ट्रीम धारा, हिंद महासागर का अस्तित्व। बात की जा रही है कि भारत की जलवायु पर इनमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जो भारत की जलवायु है उस पे वो जो है कि भारतीय महाद्वीप मतलब हिंद महासागर में अवस्थित है। भारतीय महाद्वीप जो है कि कहाँ पे अवस्थित है? हिंद महासागर में अवस्थित है। तो इस पर जो है कि मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है कि ये महासागरीय धारा है और ये जो है कि महासागरीय धारा कहाँ पे बहती है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिकी महाद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी तट पे बहती है ये, ठीक है। तो इसलिए जो है कि भारतीय जलवायु पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है गल्फ स्ट्रीम धारा का, और भूमध्य रेखीय और मानसून इन दोनों का पड़ता है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, कानपुर में, देहरादून में, ईटानगर में। देखिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे हमारी एक पेज है स्टडी विद श्री एंड इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। ये टेलीग्राम का आईडी है स्टडी विद श्री। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।